का अंत है कहीं आसपास, बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं, किताब नेकी की पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। जी हां, यही था हर दिल अजीज धर्मेंद्र के जीवन का मूल मंत्र। उन्होंने नेकी की वो किताब पढ़ रखी थी जिससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आज के दंगल में हम सियासी चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारे देश और दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के यादों में एक ऐसा सितारा चमक रहा है जो अब इस जमीन पर नहीं रहा। 6 दशकों तक सिनेमा के पर्दे पर अपने अभिनय को अमीट बना चुके धर्मेंद्र अब नहीं रहे। आज विलेपार्ले में उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज उनकी यादों की बारात निकल रही है। लुधियाना के जट से सिनेमा के हीमैन तक धर्मेंद्र ने अपने जीवन में जो भी वक्त सार्वजनिक जीवन में गुजरे, उसमें उनकी शख्सियत का एक सबसे बड़ा पहलू उभर कर आता है कि धर्मेंद्र वो सबसे सच्चा, ईमानदार, नेक और मददगार इंसान थे और इसी के तौर पर उन्हें देखा भी गया। आज धर्मेंद्र जब हमारे बीच में नहीं रहे तो हम उनसे जुड़ी यादों की बारात लेकर आपके बीच हाजिर हो रहे हैं। हमारे साथ ऐसे खास मेहमान भी मौजूद हैं जो हर दिल अजीज धर्मेंद्र की जिंदगी से जुड़े उन पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे जो अनोखे हैं, अलग हैं और जो कुछ ना कुछ बताते हैं। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में अनिल शर्मा डायरेक्टर है और धर्मेंद्र के साथ उन्होंने अपने फिल्म बनाई थी तरन आदर्श, फिल्म क्रिटिक भी थोड़ी देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में मुर्तजा अली खान है, फिल्म क्रिटिक, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप सरदाना, फिल्म क्रिटिक, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राम किशोर पर्चा वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम बात करेंगे धर्मेंद्र को लेकर। शुरुआत करते हैं क्योंकि आज सुबह जब ये खबर आई कि धर्मेंद्र देओल परिवार का जो घर है जुहू में, वहां पर हलचल हो चुकी है और उसके बाद पता चला कि काफी लो की एक अफेयर रखा गया, किसी भी तरीके से किसी को नहीं बताया गया था। और जब पता चला कि विलेपार्ले की शमशान भूमि में धर्मेंद्र का पार्थिव ले जाया गया है और उसके बाद एक के बाद एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां पर पहुंचना शुरू हो गया। अमिताभ बच्चन से लेकर आज की सदी के सितारे वहां पर पहुंचे, धर्मेंद्र के हजारों चाहने वाले भी वहां पर पहुंचे, उनके परिवार वाले भी वहां पर मौजूद थे। प्रदीप जी, काफी मुश्किल है यह समेटना। 306 फिल्में धर्मेंद्र ने की हुई है और उसमें कई तरीके की फिल्में देखने को मिलेगी। एक रोमांटिक हीरो के साथ साथ हीमैन के रूप में, और उसके बाद लाइफ इन मेट्रो के साथ जिस तरीके से उनका कमबैक रहा फिल्म इंडस्ट्री में, एक अलग तरीके की फिल्में वो करते रहे, उस किरदार में भी वो देखे गए। कैसे समेटेंगे धर्मेंद्र की फिल्मी जिंदगी को? प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे कह रहे हैं, अच्छा ठीक है। ये बिल्कुल देखिए, जो उनका जो पहले का दौर था 1960 से शुरू हुआ, दिल भी तेरा हम भी तेरा, फूल और पत्थर, अनपढ़, जीवन मृत्यु, लगातार 70 तक इतनी फिल्में चलती रहीं। उसके बाद मेरा गाँव मेरा देश, शोले, और सारा एक लंबी लिस्ट है इतनी फिल्मों की। लेकिन जो 1980 के बाद जो उनकी किसी भी फिल्म में काम कर लेते थे, हम भी कई बार उनसे पूछते थे आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, तो वो कहते क्या करूं यार, मेरे लोगों के साथ रिश्ते इतने अच्छे हैं, मैं मना नहीं कर सकता। जिन्होंने मेरा मुश्किल दिनों में साथ दिया, उस तरह की फिल्में दिलाई, या जिनसे मेरे सालों से संबंध बने हुए हैं, तो मुझे ये फिल्में करनी पड़ती हैं। लेकिन उसके बाद वो दोबारा सीरियस हुए, जिस तरह मतलब लाइफ इन मेट्रो उनकी इस तरह की फिल्म आई। उसके बाद जो यमला पगला दीवाना थी पहली, उसकी हालांकि 3 आई फ्रेंचाइजी, उससे वो एक दोबारा से लाइमलाइट में आए, दोबारा हिट हुए और दोबारा उनकी शोहरत मिली। और उनके साथ जो सनी और बॉबी का भी जो कैरियर रुक गया था, वो भी यमला पगला दीवाना से दोबारा साथ आए और तीनों साथ आए, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद उन्होंने और फिल्में करते रहे। अपने जो फिल्म आई पहला इसका पार्ट, उससे उनका फिर एक दोबारा से एक इमोशनली जो फिल्म उनकी करते थे, भावनात्मक वाली फिल्म करते थे, वो उसके अंदर आया। स्पोर्ट्स फिल्म होते हुए भी जिस तरह एक उसके अंदर इमोशनल टच था, वो लोगों को बहुत पसंद आया। और साथ साथ देखा इन तीनों को तो वही बहुत पसंद आया। अब वो हालांकि अपने 2 बनाने की तैयारी चल रही थी, 2020 से इसका चल रहा था अपने 2 का। मेरी उनसे पहले बात होती थी, कहते बस अभी शुरू होने वाली है, अभी शुरू होने वाली है। फिर स्क्रिप्ट पे कुछ काम करने की बात करते थे, तो उसमें बड़ी इच्छा थी कि हम सब लोग साथ आएँ और जो सनी का बेटा है वो भी साथ आए किस तरह उसके अंदर। तो इस तरह की प्लानिंग थी, वो नहीं हो सकी। लेकिन देखिए, धर्मेंद्र जैसे अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में हालांकि बहुत अभिनेता हुए, मैं ये नहीं कहता कि धर्मेंद्र सर्वोपरि थे, लेकिन धर्मेंद्र जैसा अभिनेता, धर्मेंद्र जैसा इंसान
वो नहीं मिल सकता। आप देखिए कितना भी जो उनका हैंडसम, जो स्मार्टनेस, इसलिए मैं जहाँ कहता था कि हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल है, तो वो ड्रीम बॉय या ड्रीम मैन उनको कहते थे कि ड्रीम मैन है आप, तो हंसते थे इस बात के ऊपर कि कोई भी लड़की चाहेगी किस तरह का मेरे को पति चाहिए, किस तरह का चाहिए, तो ऐसा चाहेगी जो हैंडसम भी हो, टैलेंटेड भी हो, हंसी मजाक भी करता हो, खुले दिल का, साफ दिल का और बोल्ड हो। आप देखिए इस उम्र में भी जिस तरह उनकी फिटनेस थी, मैं उनको कहता था, उनसे पहले मनोज कुमार उनके दोस्त थे, शशि कपूर उनके दोस्त थे, वो इतने दिन लगातार बेड पे पड़े रहे। अमिताभ बच्चन भी उनसे छोटे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 90 की उम्र में, 89 की उम्र में जिस तरह उनकी फिटनेस थी, कुछ 6 महीने पहले तक, 3-4 महीने पहले तक वो स्विमिंग करते थे दबाकर और कहते थे थाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, थाई मजबूत रहेगी, हंस के कहते थे आप बहुत अच्छे दूर तक चलोगे, तो दूर तक चले। हालांकि हम चाहते थे और 90वां जन्मदिन मनाए 8 दिसंबर को, उसके बाद को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिले जो नहीं मिला। उस चीज़ का दुख है कि उनको अब मरणोपरांत में चाहूँगा जरूर उनको जल्द से जल्द दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिले, क्योंकि उससे पुरस्कार का ही सम्मान बढ़ेगा, धर्मेंद्र का सम्मान नहीं बढ़ेगा। इस तरह के लोग जो है फिल्मों में आते हैं, वो अपने मस्त, उनका कोई लॉबी नहीं थी, इसलिए उनको आप देखिए कि फिल्म फेयर पुरस्कार भी उनको नहीं मिला कभी बेस्ट फिल्म के लिए, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट जाके अवार्ड मिला शायद 1997-8 के अंदर जाके। उसके लिए वो कहते थे, मैं हर साल उम्मीद करता था मैं कि मेरी इतनी अच्छी फिल्में आ रही हैं, फूल और पत्थर आ रही है, सत्यकाम आ रही है, अनपढ़ आ रही है, मेरा गांव मेरा देश आ रही है, नया जमाना आ रही है, तो मुझे मिलेगा कोई ना कोई फिल्म फेयर। वो कहते थे मजाक के अंदर कि भाई मैं तो हर साल नया सूट सिलाता था, कि इस बार तो मुझे जरूर मिलेगा। कहते लेकिन वो सूट मेरा धरा रह जाता था और मैं उसको नहीं कर पाता था। बाद में मैंने सोचा तो मैं जिस तरह मजाक करते थे मैं कच्चे से ही चला जाऊंगा, कच्चा पहनकर, मिले तो सही, लेकिन वो भी नहीं मिला उनको। जाके फिर जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया तब उन्होंने अपना दर्द जो है बयां किया था उस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर भी, और कहा था मैं आज इसी अपनी ट्रॉफी के अंदर अपनी कम से कम 7-8 फिल्मों की इमेज देख रहा हूं जिनके लिए मुझे पुरस्कार मिलना था, वो नहीं मिला। इतना लंबा करियर के बाद जब वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने गए थे और उसके बाद जो उन्होंने स्टेज से कहा था वो कई लोगों को याद है, क्योंकि जो बात आप यहां पर कह रहे हैं वो बात उन्होंने कहकर बताई कि आखिरकार ये फिल्म फेयर पुरस्कार मुझे मिल पाया। लेकिन तरन जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि ही मैन का टैग लगाकर एक तरीके से धर्मेंद्र पर अन्याय हुआ? क्योंकि अगर हम उनकी फिल्में देखें तो हर तरीके की फिल्में दिखाई देती है। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ में हल्की फुल्की उनकी फिल्में, वीरू का किरदार जो सबसे अगर हम कह सकते हैं कि पसंदीदा किरदार रहा, एक तरीके से कॉमिक टाइमिंग को लेकर भी उनकी बात होनी चाहिए। एक ऐसे भी किरदार रहे जिसमें रोमांटिक हीरो के रूप में उनका इंट्रोडक्शन रहा और उसको लेकर भी उनकी भूमिका रही। गुड्डी अगर हम देखें तो सचमुच में वाकई में एक फिल्म स्टार के रूप में उनको प्रेजेंट किया गया था कि जो युवा लड़कियों के एक हार्ट थ्रोब के तौर पर ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको वहां पर रखा था। असलियत में धर्मेंद्र ही मैन से भी कहीं ज्यादा बेहतर और बड़े थे, ये कई बार कहा जाता है, लेकिन एक दौर अलग था। और तो क्या उनको ड्यू नहीं मिला, हम ये कह सकते हैं क्या? क्योंकि ही मैन का टैग इंडस्ट्री ने उनको लगा दिया, दर्शकों ने लगा दिया, कई बार क्रिटिक्स और हमने भी लगा दिया। बिल्कुल 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 सही कहा आपने साहिल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ही मैन तो बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता, बट ही वाज अ कंप्लीट ऑलराउंड। जिस सांचे में डालिए उनका रूप ले लेते थे, जिस रोल में डालिए उन्हें कास्ट करिए, उस रोल में वो बहुत सच्चाई से नजर आते थे। चाहे वो चरस हो, आजाद हो, जो चरस रामानंद सागर जी ने बनाई थी, आजाद प्रमोद चक्रवर्ती जी ने बनाई थी, या फिर सत्यकाम या चुपके चुपके, गुड्डी का भी आपने अभी मेंशन किया, ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई थी। तो ये जो फिल्में अगर आप देखें तो उनका जो कैरेक्टर था, या वो एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म हो या रोमांटिक रोल हो, हेमा जी के साथ तो बहुत अनगिनत फिल्में किया, शालीमार जैसी फिल्म जो एक रॉबरी पर आधारित, हर किस्म की फिल्में की उन्होंने और बखूबी निभाया। ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। और एक जो मैं कहूंगा उनकी फेस, उनका अगर आप करियर ग्राफ देखें तो वो ही वाज नेवर आउट ऑफ सर्कुलेशन, कभी भी नहीं। मैं उनसे करीबन 1981 में या 82 में पहली बार मिला था। अनिल शर्मा जी की फिल्म बन रही थी हुकूमत, उसके दौरान, और वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था धर्म जी के लिए। और उसके बाद, उस फिल्म के बाद अनिल शर्मा जी की तो वापसी हुई थी बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम धर्म जी ने जो अपना एक झंडा लहराया था फिर से फिल्म इंडस्ट्री में। हालांकि मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने जिक्र किया था उनके अवार्ड्स का, तो मैंने भी उनको कई बार पूछा था कि आपको अवार्ड्स क्यों नहीं मिलते, तो मैंने उन्हें पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्में हैं जिनसे आपको लगता है कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए। तो उनमें से उन्होंने 2-3 फिल्मों का जिक्र किया था, जिसमें एक थी मेरा गांव मेरा देश, जो एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी उस जमाने की। और लोग कहते थे उस वक्त कि मेरा गांव मेरा देश, शोले, ये एक ट्रेंड साबित हुआ था इन फिल्मों से जिनमें धर्म जी थे।
तो ये एक फिल्म का जिक्र किया था, सत्यकाम का उन्होंने जिक्र किया था, और ऐसी कई और फिल्मों का जिक्र किया जहां पर उनको ऐसा महसूस होता था कि उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए था भी। बट एनीवे, धर्म जी अवार्ड के मोहताज नहीं थे, बिकॉज ही वॉज getting the love of the audience, love of the box office, and that's what all that mattered to him. वो जिस तरह से एक्सेसिबल थे हर आदमी को, और ये बात मैंने नोटिस की है। मैं एक बार उनके साथ बैठा था और एक प्रोड्यूसर आए थे, वो कह रहे थे लास्ट शेड्यूल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और उस वक्त वैनिटी वैन्स नहीं होते थे, हम सेट पे ही बैठे रहते थे, मेकअप रूम में बैठे रहते। तो एक बार हम आउटडोर में थे, तो एक प्रोड्यूसर ने कहा लास्ट शेड्यूल है सर मेरा, और मेरे पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी फीस मत देना, या मेरी फीस बाद में दे देना, तुम पिक्चर बना दो, कंप्लीट कर दो। ये एक डेडिकेशन था जो उस वक्त धर्म जी में था और कई और एक्टर्स में था, जो आज की तारीख में हमें देखने नहीं मिलता। तो ये जो ऐसी क्वालिटीज हैं वो धर्म जी को एक क्लास अपार्ट बनाती है। he was a genuinely nice man। और मेरे साथ तो एक ऐसा किस्सा हुआ था उनका, अगेन अनिल जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी हिमाचल प्रदेश में, और बहुत बर्फ गिर रही थी। फिल्म का नाम था तहलका। अगर अनिल जी हैं और उन्हें याद हो इस बात, उन्होंने देखा था ये किस्सा। और इतनी सर्दी थी, हम सब अपने गर्म कपड़े में खड़े थे, पर मैं फिर भी ठिठुर रहा था। मैं बहुत ठंड से, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। धर्म जी दूर खड़े थे, उनका शॉट खत्म हुआ, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा मेरे पास एक और, तुम इतना कांप रहे हो इतनी ठंडी में। उन्होंने अपने स्टाफ को ऑर्डर किया और कहा कि जो जैकेट है वो लेकर आओ, और धर्म जी ने मुझे स्वयं अपना जैकेट पहनाया उतने स्नो में। और मैं ये बात कभी नहीं भूल पाया हूं, और ये बात मैंने एक दो बार इसका जिक्र भी किया और लिखा भी था इसके बारे में। और ये जो इंसानियत होती है, ये जो एक हार्ट टचिंग जेस्चर्स होते हैं, एक जेनरोसिटी में कहूं या एक दिल से अपनापन जो कहूं, वो बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। नहीं, और उनके करियर के एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बात करनी चाहिए। आपने हुकूमत का जिक्र किया, उसके बाद ज्यादातर फिल्में 87 में मेरे ख्याल से हुकूमत रिलीज हुई थी, 86, 87 में। एक दौर ऐसा रहा कि धर्मेंद्र उस टाइप की फिल्में ज्यादा करने लग गए थे, एक तरीके से मल्टी स्टार, और एक टाइप कास्ट किया गया था उनको। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है साहिल, आप भी जानते हैं, आप एक वेटरन हैं, कि जब एक फिल्म कामयाब होती तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स या जो फाइनेंसियर्स या स्टूडियोज आज की तारीख में, वो आपको टाइप कास्ट करने लग जाते हैं। तो सेम धर्म जी के साथ भी हुआ, जब वो हुकूमत कामयाब हुई और उस तरह के रोल्स उन्हें मिलने लग गए, उस तरह की फिल्में मिलने लग गई जो हम देखते थे धर्म जी को चुपके चुपके में, या सत्यकाम में, या गुड्डी में, या थोड़ी लाइट हार्टेड फिल्मों में, दिल लगी में, वो वैसी फिल्में हमें धर्म जी को वैसे फिल्में में देखने का मौका नहीं मिला। इनफैक्ट मैंने कई बार उन्हें पूछा भी कि, और एक बार एक फेज भी आया था, वो हर फिल्म करते जा रहे थे, तो मैंने उन्हें पूछा भी था उस वक्त कि आप ये जो हर फिल्म कर रहे हैं, लोगों का आपकी जो कुछ पिछली फिल्में हैं, जो आपने एकम्प्लिश्ड वर्क किए हैं, वो याद नहीं रहेगा, वो उनको ये फिल्में याद रहेंगी। तो उन्होंने एक बात बहुत खूबसूरती से कही थी, उन्होंने कहा कि मेरी हर फिल्म मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चले ना चले अलग बात है, मैं प्रोड्यूसर्स के लिए फिल्म करता हूँ, मैं प्रोड्यूसर से बना हूँ। और ये बात सच भी है, क्योंकि अर्जुन हिंगोरानी जिन्होंने इनके साथ उन्होंने बहुत काम किया था, जिन्होंने शुरुआत में उन्होंने एक ब्रेक दिया था, उनकी हर फिल्म जब वो सुपरस्टार भी बने, उसके बावजूद भी सबसे पहले डेट्स उनको निकाल के देते थे, प्राइस जो रेम्यूनरेशन होती थी, कभी कभार माफ भी करते थे और बहुत कम दाम में भी करते थे अपनी फिल्में। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक ऐसे शख्सियत थे जो दिल से सोचते थे। टाइपकास्ट हुए थे, मानता हूँ, एक्शन इमेज पे सभी ने कैपिटलाइज करने की कोशिश की, मानता हूँ, पर बीच में वैसा एक फेज भी आया था जब इंडस्ट्री में मारधाड़ से भरपूर एक्शन ओरिएंटेड फिल्में बन रही थी, तो धर्म जी भी उस शायद वो कहते हैं ना कि उस रेस में शामिल हो गए। बट ही वॉज ऑलवेज देयर, द बिगेस्ट ऑफ फिल्म्स, चाहे वो 1980s में देख लीजिए, 1990s में देख लीजिए। 25 दिसंबर को, अब अगले महीने, उनकी एक और फिल्म रिलीज होने वाली है, फिल्म का नाम है 21। ये दिनेश विजन ने बनाई है और श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट की है, और ये अगेन ये उनकी आखिरी फिल्म होगी। कहते हुए भी दुख हो रहा है, क्योंकि धर्म जी का नाम पास्ट टेंस में लेने में या कहने में कि ही वाज देयर, वाज टर्म भी बहुत डिफिकल्ट लगता है। उनकी वो इंसान के तौर पर कैसे थे, उस पर भी बात हमें करनी है, और उसके साथ साथ इस पर भी बात करनी है कि
जब वो दोबारा फिल्म में लौटे, जिन फिल्मों का हमने जिक्र किया, उसके बाद लाइफ इन अ मेट्रो से उनकी रिटर्न यहां पर हुई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मुर्तजा अली खान, देखिए, अगर किसी भी एक्टर के फिल्मी जीवन पर अगर नजर डालें तो उसमें हिट फ्लॉप्स सारी होती है, एक आपको पूरा चार्ट मिल सकता है। जरा एक बार धर्म जी की फिल्मों पर भी नजर डालते हैं। तो कुल उनकी जो फिल्म है उसमें से 180 फ्लॉप फिल्म है उनकी, 1960 से लेकर 2013 तक। 108 फिल्में हिट मानी जाएगी, ऐसी फिल्म है। 32 फिल्में गोल्डन जुबली, आज की तारीख में गोल्डन जुबली के कोई मायने रहे नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली के कुछ मायने हुआ करते थे। वो एक अलग इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो दौर भी एक इंडस्ट्री का था। लेकिन 32 गोल्डन जुबली हिट फिल्में और 107 फिल्में सिल्वर जुबली हिट उसमें देखी गई थी। ये बड़ी बात हम लोग कह सकते हैं। अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले तरन आदर्श यहां पर कर रहे थे। अनिल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं समझ सकता हूं कि आप सिर्फ धर्म जी से नहीं तो पूरे परिवार से काफी करीब रहे हैं। हमने कई बार आपके इंटरव्यूज किए हुए हैं। आप धर्म जी को बहुत नजदीक से जानते थे। अभी थोड़ी देर पहले तरन आदर्श आपका जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से 80 के दशक में आपने उनके साथ फिल्में बनाई थी, लेटेस्ट फिल्में भी उनकी अगर हम देखें, अपने से लेकर बाकी फिल्में, कुछ धर्म जी की यादें ताजा करना बहुत जरूरी है आज, क्योंकि एक 306 फिल्में उन्होंने की है, इंडस्ट्री को बहुत उन्होंने दिया हुआ है। आप भी उन्हें नजदीक से जानते हैं, सिर्फ इंडस्ट्री के तौर पर नहीं, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर भी आपका उनसे काफी संपर्क रहा है, उनसे काफी मुलाकातें रही है। देखिए, धर्म जी जो थे, वो धर्म जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र जैसा एक्टर ना भारत में हुआ है और ना होगा। धर्म जी ऐसे कलाकार थे जिनकी एक एक साल में 6-6, 7-7 फिल्में सुपरहिट हुआ करती थी। आज अगर किसी हीरो की 2 फिल्म एक साल में सुपरहिट हो जाए तो तलवार लेके निकल जाएगा, पूरे भारत को काट देगा। लेकिन धर्म जी 6-6, 7-7 फिल्में पर ईयर हिट होने के बाद भी, ब्लॉकबस्टर्स होने के बाद भी, वो बहुत विनम्र रहे और वो रिश्तों में यकीन रखते रहे। उन्होंने हमेशा, मतलब एक धर्म जी के बारे में एक बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 3-3, 4-4 शिफ्टें किया करते थे। एक शिफ्ट रात को वो किया करते थे 10 बजे, 9 बजे के बाद। वो सिर्फ उन लोगों के साथ करते थे, फ्री में काम करते थे। कोई उनके पास आ जाता था, पाजी 3 दिन का काम कर दो, 4 दिन का काम कर दो, मेरी फिल्म बिक जाएगी, मेरा घर चल जाएगा, मेरा परिवार ऐसा हो जाएगा। तो बस ये कह के अच्छा तू आ जा। और फिर वो कहते अच्छा मेरा चांदीवली में सेट लगा, यहीं तू अपना सेट लगा ले, 9 बजे मेरा पैकअप होगा, 2 घंटे तेरे साथ काम कर लूंगा। तो वो फ्री में काम किया करते थे लोगों के साथ, ताकि लोगों के जीवन चलें, लोगों के घर चलें, लोगों का फिल्में बिक सकें। ऐसा विनम्र इंसान, सानेवाल से वो आए, आज तक उनके घर से, उनके दिल से सानेवाल निकला ही नहीं। मेरे तो बहुत सारे किस्से हैं। मुझे आज तक का एक किस्सा याद है, मैं आपको बता दूं कि मैं हुकूमत की शूटिंग कर रहा था और हुकूमत में मैं 400 लोगों की यूनिट लेके गया था। मैं नया था, हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। तो जब मैं वहाँ शूटिंग पे पहुंचा तो जिस फाइनेंसर से हमारा फाइनेंस का हुआ था, उसने हमें थोड़े से पैसे दिए थे। उसके बाद कुछ उसके पास इशू हो गया, उसने कहा भाई अब मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो बिना पैसे के मैं नैनीताल में था और मेरे पापा ने बड़ी इस रिश्तेदार से, उस मित्र से, उस मित्र से, कभी इससे कभी उससे, हमको कौन जानता था कैसे हमारा सामान बिकता, कैसे हमारे पास पैसे आते। मगर हमने तो जद्दोजहद से सही फिल्म बनानी थी। तो रोज दिल्ली से आदमी आता था नैनीताल, कोई 10,000 कभी 5,000 ऐसे लेके, हम कैसे भी काम कर रहे थे, पर बहुत तकलीफ थी। एक दिन धर्म जी ने मुझे बुलाया, भाई क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे को। और मैंने कहा सर प्रॉब्लम यह है कि मैं कंप्रोमाइज कर नहीं सकता फिल्म में। जहां जहां आप देख रहे हो, जो जो जैसी लोकेशन चाहिए, जैसी चीज चाहिए, जैसा क्राउड चाहिए, मैं कर रहा हूँ, पैसे है नहीं, ऐसे 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 प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने कहा अरे तो मुझे बताना था प्रॉब्लम हो गई है, तो पिक्चर में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उन्होंने बैग खोला, बैग में उनके 2.5-3 लाख जो भी पैसे थे, बहुत होते थे 84-85 में, उन्होंने मेरे हाथ में दे दिए और बोले तू जा, पिक्चर बढ़िया बना, कंप्रोमाइज मत कर, अगर और भी कोई तकलीफ हो तो मुझे बोलना, पिक्चर सही बननी है बस, बाद में आ जाएंगे, हिसाब कर लेंगे तेरे से बाद में। ऐसा कोई करता है आज? कोई कर सकता है ऐसा हीरो? इम्पॉसिबल है। वो धर्मेंद्र था, हृदय से चलता था, मन से चलता था, दिल से चलता था। वो आदमी वो ऐसे बंदे थे जैसे गांव देहात में बंदे होते हैं। क्या बिना बुलाए गांव देहात में आप किसी के घर भी जा सकते हैं, किसी को भी नमस्कार सलाम करने जा सकते हैं। वो उन धर्म जी के पास भी कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है।
बिना कोई सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही गुजर रहे हैं कि सर मैं आ गया, मिलने आ गए घर पे तो आपको मिल लेते थे, शूटिंग में है तो ऐसे ही चले जाइए बिना अपॉइंटमेंट के तो आपको मिल सकते हैं। कौन करता है ऐसा हीरो, ऐसा ऐसा विनम्र इंसान। मतलब धर्मेंद्र की लेगेसी, धर्मेंद्र का वकार, धर्मेंद्र का वजूद, मैं क्या बताऊं, लोग आज समझ ही नहीं सकते हैं, लोगों की समझ से बाहर है। जब राजेश खन्ना का दौर चल रहा था अनिल हिंदुस्तान में, राजेश खन्ना ने पागल कर दिया था लोगों को, उस दौर में अगर कोई दूसरा हीरो चल रहा था तो धर्मेंद्र ही चल रहा था। सो धर्म जी वॉज ग्रेट। आई एम फीलिंग, मैं मतलब जितना बोलूं मैं तो 4 6 8 10 12 15 घंटे बोल सकता हूँ धर्म जी के बारे में। जी। अनिल जी, अगर आपसे बात हो रही है तो अपने का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा देओल परिवार था। जी अगर हम देखें तो बिल्कुल। धर्मेंद्र थे, सनी देओल थे, बॉबी भी उसमें थे। पूरे जी जी परिवार के साथ में आपने ये फिल्म बनाई थी। जी। कैसे मनाया आपने? क्योंकि बहुत कम फिल्में आपको देखने मिलेगी कि देखिए जिसमें क्या था कि धर्मेंद्र हम सनी देओल या किसी के साथ काम कर रहे हैं। देखिए क्या है कि उस वक्त ऐसे मन में विचार आया कि तीनों को लेके क्यों ना फिल्म बनाई जाए। तो हर आदमी यही सोचता था कि तीनों को लेके एक्शन फिल्म बनाई जाए। मैं सोचता, मैं परिवार को जानता था, मैं जानता था ये तीनों ओवर इमोशनल लोग हैं। सनी सर भी बहुत इमोशनल है और बॉबी की तो इमोशंस की इंतहा ही नहीं है। बॉबी इतना इमोशनल आदमी है कि आप सोच ही नहीं सकते, इतना विनम्र आदमी है। ये तीनों बहुत ही अपने हैं और अपनों जैसी इनकी भावना है, इसीलिए तो अपने टाइटल भी आया इनके लिए यही। तो बस मैं कोई इमोशनल फिल्म बनाना चाहता था और 1 साल हो गया था, कहानी बन नहीं रही थी। फिर एक दिन एक कहानी का थॉट आया, मैं गया धर्म जी को सुनाया मैंने, और धर्म जी ने कहानी सुनी। और धर्म जी बार बार बाथरूम जाते थे, बार बार बाथरूम से आते थे। मैंने कहा इनको क्या, क्यों बार बार जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? फिर बोले मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं तेरी कहानी सुन के रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, आंसू आ रहे हैं बार बार, आंसू पोंछने जाता हूँ, मुंह धोने जाता हूँ। फिर अपनी वाइफ को बोले हो गया काम, एक फिल्म हमको चाहिए थी, तीनों देओल्स की मिल गई। मुझे हमेशा छुटका बोलते, छुटके ने काम कर दिया। और ऐसा मेरे को गले लगा लिया, एकदम प्यार से ऐसे किया कि इसने काम कर दिया, जा सनी को सुना दे। फिर मैं सनी के पास गया, सनी बोले बॉबी को पहले सुना। फिर बॉबी को सुनाया, फिर सनी को सुनाया, और हो गई एक ही मीटिंग में मैं 3 4 घंटे घर में रहा और हो गई। और ऐसी पिक्चर बनी धर्म जी ने, मतलब कि परफॉर्मेंस ऑफ धर्मेंद्र अनबिलीवेबल है सर। अफसोस यही रह गया कि अपने 2 बनाने की इच्छा थी, काम चल भी रहा था उस पर, वो नहीं हो पाई बस। लेकिन होए वही जो राम रच राखा। आखिरी कुछ सालों की अगर हम बात करें तो, क्योंकि उनके कुछ वीडियोस हम देखा करते थे, अपने गांव काफी जाया करते थे आखिरी दिनों में। पिछले 3 4 साल में हमने देखा है कि उनका शायराना अंदाज भी हमने 3 4 साल में देखा। कई टेलीविजन प्रोग्राम्स में हमें पता चला कि वो शायर भी थे, शायरी भी किया करते बहुत थे। अच्छी शायरी आ, करते थे। शायरी क्या काफी करते थे? हाँ जी। जी। शायरी क्या करते थे, जीवन को, अपने जीवन को लिखते थे, जीवन के अनुभवों को लिखते थे। वो तो, वो अक्सर उन्होंने, वो फार्म था उनका खंडाला में जो अभी भी है लोनावाला में, वहां पे वो रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। और ज्यादातर फार्म में ही रहते थे, खेतों के बीच, खलिहानों के बीच। कभी वहाँ फसल उगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी स्विमिंग कर रहे हैं। वो बहुत शानदार, बहुत आनंदित जीवन व्यतीत कर रहे थे, पेड़ों के साथ, पौधों के साथ। मोर घूमते थे उनके वहाँ पे। मतलब इतना इतना पंछियों की चहचहाट होती थी। मैं कभी जाता था, बढ़िया जो है घर का निकला हुआ मक्खन, घर सब चीज घर की सब्जी, घर का सब कुछ घर का होता था। और बाजरे की रोटी बढ़िया, खाने में बड़ा आनंद आता था धर्म जी के घर पे, फार्म हाउस पे जब भी मैं जाता था। अनिल जी, आपके दुख में हम भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने कुछ यादें ताज़ा की हमारे साथ में धर्म जी को लेकर, और कई सारी और यादें हैं। आपने सही कहा कि कई घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे अगर हम धर्म जी की बात करेंगे तो, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी जी, हमसे बात की नमस्कार। इसके बस लिए। तो बस अनिल शर्मा मैं जिनका जिक्र जी। जी बस मैं यही कहना जी चाहता हूँ, अनिल ये जी बहुत ही बोलिए। बड़ा दुख है। और पूरे भारत के जो भी जितने भी उनके फैंस हैं, उन सब के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। मैं जानता हूँ आज पूरे भारत में, एंटरटेनमेंट जगत में, पूरे विश्व में धर्म जी जहाँ हर हर किसी के दिल में है, उन सबको आज बहुत अफसोस हो रहा होगा। उन सबको मेरी संवेदना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि सब
सब जो है सब पर प्रभु की कृपा रहे और सब इस दुख को धीरे 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 इस दुख से बाहर निकलें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। तो धर्मेंद्र की उनके गुजरने पर काफी फिल्मी हस्ती भी वहां पर पहुंची थी और उसके साथ साथ हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं परिवार के लिए दी है, श्रद्धांजलि उन्हें दी है। लेकिन हम अगर फिल्मों की बात करें एक बार फिर, मुर्तजा अली खान हमारे साथ में है। एक ऐसा भी दौर था जिसका हम इसके पहले बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि आप जो करियर आपका चल रहा है, एक तरीके की फिल्में हिट हो रही है तो उसके बाद उसी पर आप अटक जाते हैं। लेकिन धर्म जी का हमने देखा कि एक बार फिर उनकी री एंट्री एक तरीके से हुई लाइफ इन अ मेट्रो के साथ में। उस दौर की भी बात होना जरूरी है। आज की पीढ़ी को अगर हम देखें तो उन्हें याद होंगे धर्म जी लाइफ इन अ मेट्रो में भी, जब वो वहां पर किरदार निभा रहे थे, नए एज के डायरेक्टर्स के साथ वो वहां पर काम कर रहे थे। वो इसके लिए भी जाने जाएंगे जब सलमान खान, अरबाज खान और काजोल की फिल्म आई थी, उसमें भी धर्म जी को एक अलग रूप में हमने देखा था। तो एक तरीके से अपने आप को री इन्वेंट करके इंडस्ट्री में दोबारा लौटना कितना मुश्किल होता है और किस तरीके से आप उसे देखेंगे? साहिल भाई, मैं इस वक्त गोवा फिल्म फेस्टिवल में मौजूद हूं और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, सीएमओटी उसको होस्ट कर रहा था और जब से मुझे खबर मिली है मैं होटल रूम में वापस आया और लगातार मुझे कॉल आ रही है। सबसे पहले तो मैं धर्म पाजी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सच में ही एक युग का अंत है। वो महानायक थे और धर्म पाजी को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। सबसे पहले जहां तक आपके सवाल की बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक सच में ही वर्सेटाइल एक्टर थे। अभी तरानंदस जी भी इस बात को बोल रहे थे कि ही मैन बोलते बोलते कई बार हम उनकी जो सॉफ्ट साइड है, उनकी रेंज है, जो उनकी डाइवर्सिटी है, उसको हम अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं। आप उनकी इंटेंसिटी देखिए सत्य काम में, आप चुपके चुपके में उनकी ह्यूमरस टाइमिंग देखिए, आप उनका नोकझोंक देखिए शोले में, तो एक ट्रूली कंप्लीट एक्टर आपको दिखता है। एक्शन ओरिएंटेड रोल्स में तो ठीक है, वो सच में ही उनका कोई आसपास नहीं था अगर उनका कोई सानी, लेकिन आप उनकी डाइवर्सिटी और उनका रोल देखिए और हर डिकेड में उन्होंने अपने आप को इन्वेंट किया। जो 60 के दशक में जो आपको धर्म जी दिखते हैं, आपको 70 के दशक में एक अलग तरह के धर्म जी दिखते हैं। और अभी किसी ने जिक्र किया कि कैसे वो हाइड जब था, जब राजेश खन्ना का रोमांस का क्रेज था, तब भी धर्मेंद्र रेलिवेंट थे। जब एंग्री यंग मैन आया अमिताभ बच्चन का, तब भी धर्मेंद्र रेलिवेंट रहे। उसके बाद जब आपने 80 के दशक में देखा, तब भी धर्मेंद्र रेलिवेंट रहे। 90s में उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया और 2000s में अभी अपने की बात हुई है और यमला पगला दीवाना की बात हुई है। एक फिल्म जिसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत यादगार रही लाइफ इन अ मेट्रो के साथ, वो है जॉनी गद्दार, श्रीराम राघवन की। और अभी तरुणादर जी ने जिक्र किया लास्ट फिल्म उनकी श्रीराम राघवन के साथ रहने वाली है। आई थिंक जॉनी गद्दार में जो उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस है, उसको मैं नई जनरेशन के लिए एक बहुत कॉर्नरस्टोन मानता हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हमें धर्मेंद्र देखने को मिलते हैं। तो वर्सेटैलिटी के मामले में उनका सच में कोई सानी नहीं है। हीमैन थे वो, लेकिन ये बात भी सही है कि हीमैन के बियॉन्ड जो अपने आप को री इन्वेंट करता रहा, जो अपनी वर्सेटैलिटी को लगातार अपना लोहा मनवाता रहा। और ऐसे समय में जब उनको अवार्ड्स नहीं मिलते थे, आप समझिए उनके साथ के जो एक्टर्स थे उनको लगातार अवार्ड्स मिलते थे और इनको हमेशा ओवरलुक कर दिया जाता था। उसके बाद भी वो अपने आप को हमेशा री इन्वेंट करते रहे और खूब कहते हैं ना कि कड़वा घूंट पी के आगे बढ़ते रहे, कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुए और टोटली हर डिकेड में उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया और अपना एक नया डायमेंशन हमेशा वो मौजूद रखते थे। और अंत तक रॉकी रानी की प्रेम कहानी में आप उनकी परफॉर्मेंस में आपको याद दिलाना चाहूंगा, कितना कमाल का उन्होंने सटल परफॉर्मेंस दी है और बहुत ही हंसाया भी और साथ ही बहुत इमोशनल भी किया। धर्म जी की बात कर रहे हैं तो उनकी जोड़ी की भी बात होनी चाहिए और हेमा जी के साथ में उनकी जोड़ी काफी हिट रही 70 के दशक में। एक के बाद अगर हम फिल्में देखें तो तू हसी मैं जवां, शराफत, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, प्रतिज्ञा, शोले, चरस, आजादी, दिल लगी, ये सारी हिट फिल्में हैं रामकिशोर जी। और इस तरीके से जोड़ी बनने के बाद लगातार हिट फिल्में देने के बाद एक बार फिर अपना करियर ट्रैक चेंज करना मुश्किल होता है इंडस्ट्री के भीतर। और उसी दौर में वो हाईएस्ट पेड एक्टर के एक स्तर पर जाकर भी पहुंचे हुए थे। क्या आपको लगता है कि इतने लंबे समय तक करियर करना एक एक्टर के लिए फिल्म इंडस्ट्री में खास करके कितना मुश्किल होता है, जो धर्म जी के हमने पूरे करियर में देखा है?
किससे पूछा? मुझसे पूछा आपने? नहीं और मुर्तजा भाई से वो साउंड चला गया उनका। कि बतौर एक्टर धर्मेंद्र की जो जर्नी है वो तो कमाल की रही है। आप उनको अलग अलग, मैं अगर आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं और आई मिलन की बेला से जब उनको सक्सेस मिलनी शुरू हुई, तो 60 के दशक में जिस तरह के वो परफॉर्मेंसेस देते थे वो बहुत ही एक तरह का सटल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए शाई कैरेक्टर्स प्ले करते थे। पर जब वो ट्रांजिशन लेते हुए 70s में आए तो एक अलग तरह का हमें धर्मेंद्र दिखा। अगर आप शोले में देखें धर्मेंद्र, या उस वक्त जब उनकी हेमा जी के साथ जो एक लंबी केमिस्ट्री शुरू हुई। मेरी फेवरेट फिल्म्स में मैं यहाँ पे रजिया सुल्तान का भी जिक्र करना चाहूंगा, ड्रीम गर्ल का जिक्र करना चाहूंगा। और अभी किसी ने कहा कि अगर वो ड्रीम गर्ल थी तो ये ड्रीम मैन थे। और आई थिंक इनसे ज्यादा माचो, इनसे ज्यादा हैंडसम दलीप साहब को मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। दलीप साहब ने कहा कि शायद ही कोई और इतना हैंडसम इंसान मैंने अपनी जिंदगी में देखा। अगर उन्होंने, दलीप साहब ने, अगर उन जैसा शख्सियत ये कहता है कि काश मैं इतना हैंडसम होता तो बात ही क्या थी। तो दलीप साहब से बहुत प्रभावित थे। और मुझे याद है दलीप साहब को हमेशा बहुत आदर और सम्मान से मिलते थे। और हमेशा ये जब लोग साथ बैठते थे, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था धर्म जी का, और उसमें उन्हें पूछा गया था कि आपने कहां से, आप किसको गुरु मानते हैं एक्टिंग में और किसको देखकर आप इंडस्ट्री में आए, तो उन्होंने दिलीप कुमार का नाम दिया। मेरी आवाज आ रही है तो, क्योंकि मैंने आपको भी सवाल पूछा था, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिलीप कुमार के बारे में उन्होंने कहा था। और कई बार यह कहा जाता है कि दिलीप कुमार स्कूल ऑफ एक्टिंग का एक पर्दा रहता था कई एक्टर्स पर, और उस तरीके से एक्ट करने की उनकी कोशिश भी होती थी। लेकिन दिलीप कुमार एक तरफ धर्म जी को कहते हैं कि इतना हैंडसम एक्टर मैंने कहीं नहीं देखा, अगर मैं इतना हैंडसम होता तो क्या अलग ही पूरा दौर हो सकता था। किस तरीके से आप देखेंगे उनके पूरे करियर? देखिए साहिल, मैं आपने जो सवाल किया है और अभी बहुत देर से मैं जो बातें सुन रहा था, मुर्तजा भाई ने भी बात की है, प्रदीप भाई ने भी बात की है। आपने एक बीच में बात कही कि फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिला और उसके बाद वो हर साल सूट सिलवाया करते थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं धर्म जी से जुड़ी हुई वो किस्सों पर और उनकी जो उन्होंने किया है उस पर है। लेकिन आप एक चीज़ को भूल रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, आप देखिए इंडस्ट्री जो है वहाँ एक सिनेमा पॉलिटिक्स होती है। जैसे सबसे ज़्यादा जो पढ़े जाने वाले जो उपन्यासकार थे वो थे गुलशन नंदा हिंदी में, लेकिन कभी भी उनको साहित्यकार का तमगा नहीं मिला। दूसरी बात, धर्मेंद्र जो थे उन्होंने सबसे बढ़िया फिल्में की, सबसे ज़्यादा उन्होंने ऐसी फिल्में की जो नहीं कर सकते थे, उनका कंटेंट ग्रामर बहुत अलग होता था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो तमगा मिला है जो बाकी के स्टार्स से मेल नहीं खाता है। ना उनको सुपरस्टार का तमगा मिला, ना ही ईगो के स्टार का तमगा मिला, उनको मिला ही मैन का। उनके साथ राजेश खन्ना, जो अमिताभ बच्चन साहब या फिर अब शाहरुख खान, इनको सुपरस्टार कहते हैं। और एक जो आप बार बार बात कर रहे हैं उनके अभिनय की, सारे स्टार्स होते हैं, लेकिन जो दिलीप साहब का जिक्र आपने किया है, दिलीप साहब जो है वो देखने में उतने हैंडसम कभी भी नहीं थे जितने धर्मेंद्र जी थे। लेकिन दिलीप साहब जो है वो एक्टर थे, वो अभिनेता थे, वो स्टार कभी भी नहीं थे। स्टार जो होता है उसका एक अलग फॉर्मेट होता है जिसमें धर्म जी कभी भी फिट नहीं हुए। वो पब्लिक के स्टार थे, वो पब्लिक के अभिनेता थे। तो जिस तरह की सिनेमा पॉलिटिक्स और जिस तरह की सिनेमेटिक गलतियां हम लोग करते हैं, अगर हम अपने पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, प्रदीप जी जो है लगातार एक बात कह रहे हैं कि 10 साल पहले उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाना चाहिए था। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जिस एक्टर को मिल गया, उसके सामने फिल्म फेयर या आईफा या दूसरी तरह के कोई भी अवार्ड कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि उसको भारत सरकार स्वीकृत करती है कि हमने इस एक्टर को आइडेंटिफाई कर दिया है। अब जो ये ड्रॉबैक हुआ है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टार होना और अभिनेता होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक फिल्म का जिक्र जो है, सारी फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नया जमाना फिल्म है, और दूसरी और कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिस तरह की फिल्मों के कंटेंट में सिर्फ धर्म जी फिट हो सकते थे, और वो कोई स्टार नहीं कर सकता था, वो कोई एक्टर ही कर सकता था। तो जो बाय बर्थ बॉर्न एक्टर्स होते हैं, उनमें धर्म जी जो है उनका एक अलग खाता जुड़ा हुआ है, उसका अकाउंट ही अलग है, वो कहीं भी किसी दूसरे स्टार से मेल नहीं खाता है। जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड है, अगर हम उसको देखें तो जो पब्लिक का स्टार होता है वो सुपरस्टार से भी बड़ा होता है। तो वो कहते थे, प्रदीप भाई अभी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने कभी भी अवार्ड के बारे में ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने बोला कि अवार्ड क्या करना है, मैं हर बार तैयार होता हूं लेकिन मिलता नहीं है। तो ये जो उनके साथ हो गया है, इसको अभी भी सुधार सकते हैं, बट पब्लिक का स्टार होना
वो सबसे बड़ी बात है। और धर्म जी जो हैं वो कोई सुपरस्टार किस्म के उस तरह के स्टार नहीं थे जिनको ये बात तो ऊपर लेकर सही जाकर है बात कि करें। उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग अपनी फैन फॉलोइंग जब थी, धर्मेंद्र की अपनी उनकी एक होर्डिंग्स दुनिया थी। वहां पर लगती थी, बिल्कुल पोस्टर्स लगती थी, तो अपने आप थिएटर पे जाने वाला भी एक दर्शक था। शहजाद खान भी हमारे साथ में, आपने भी उनके साथ में काम किया हुआ है। लोगों से मिलना, उसकी कई बार जिक्र होता है क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि इंडस्ट्री में आप फिल्म स्टार तक पहुंचना आपके लिए आसान था। आज की जैसी स्थिति नहीं थी। आपने उस दौर में भी उनको साथ में देखा हुआ है। कैसे आप उनको अलग करेंगे बाकी स्टार से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए धर्म जी जो है हमारे चाचा, हमारे थे चाचा समान थे, क्योंकि हमारे मरहूम वालिद अजीत साहब और धर्म जी का बहुत ज्यादा प्रेम था। मेरे वालिद साहब अजीत साहब ने हमेशा धर्म जी को छोटे कहा और उन्होंने उनको बड़ा भाई जैसा माना। तो ये एक लेगेसी चली आ रही है। ये तो खुशकिस्मती है कि मुझे मौका मिला उनके साथ एक फिल्म करने का। इनफैक्ट 2 फिल्में की, एक रिलीज नहीं हुई और एक रिलीज हुई, और वो मुझे इतना प्यार देते थे और इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती थी उनमें से, पॉजिटिव एनर्जी निकलती थी, और वो बड़े किस्से सुनाते थे मुझे। ये किस्सा मैं जरूर लोगों को सुनाना चाहूंगा कि जो अवार्ड का जो जिक्र हो रहा है, ये अवार्ड कितना नुकसानदेह हो सकता है वो मैं बताना चाहूंगा। मेरे वालिद साहब को अवार्ड मिला, शायद नया दौर के लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, और उसमें हीरो कौन थे? दिलीप साहब। ये मुझे धर्म जी ने बताया, मेरे फादर ने कभी नहीं बताया, क्योंकि ये सब चीजें दोस्तों में शेयर की जाती है। और ये लोग ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से थे, बच्चों को बच्चे की जगह रखना और बड़ो अपने दोस्तों में। तो धर्म जी ने मुझे बताया कि बोले एक दिन अजीत साहब आए मेरे पास, वो अवार्ड लेके बोले यार ये अवार्ड मुझे बहुत भारी पड़ गया। तो मैंने कहा की हो गया पाजी की, क्या प्रॉब्लम है? बोले यार जब से ये अवार्ड मुझे मिला है तब से कोई हीरो मेरे साथ काम करने तैयार नहीं है। बोलते यार काम हम करते, हीरो हम होते हैं, अवार्ड ये ले जाता है। तो फिर धर्म जी ने कहा ओ पाजी फिक्र मत करो, हम लोग मिलकर साथ में शुरू करते हैं फिल्म। फिर अगर आप देखेंगे धर्म जी की बायोग्राफी तो खैर बहुत बड़ी है। मेरे फादर साहब की बायोग्राफी अगर आप देखेंगे अजीत साहब की, तो उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी के साथ फिल्म में, किसी हीरो के साथ फिल्म की है, किसी स्टार के साथ फिल्म की है, तो वो है धर्म जी। जितनी यादें धर्मेंद्र के बारे में निकाली जाए उतनी कम ही निकल सकती है, क्योंकि एक लंबा दौर फिल्म इंडस्ट्री में गुजारना 1960 से लेकर अभी तक, और एक नई उनकी फिल्म आने वाली है दिसंबर महीने में, श्रीराम राघवन की फिल्म रिलीज होगी 21, जिसपे धर्मेंद्र ने उनका आखिरी रोल निभाया होगा। कई सारी यादें उनकी निकलेगी, उस पर हम बात करते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे। और सचमुच में फिल्म फेयर नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन लोगों के दिलों में धर्मेंद्र हमेशा अमर रहेंगे। आप देखते रहिए आज तक।